Hello everyone. So this is basically the second part of the same lecture that we were discussing. In the previous part of this lecture, we discussed about EOQ and we did an example. इस पार्ट में हम EBQ की एक एग्जाम्पल करेंगे. मैंने आपको फॉर्मूला वगैरह ऑलरेडी समझा दिया था EBQ का. देखें इसमें एग्जाम्पल जो है मेरे पास जो दैट इज द फॉलोइंग इज relevant for an item X. Production is at the rate of 500 units per week. Demand is 10,000 units per annum, evenly spread over 50 working weeks. Setup cost is 2,700 per batch, and storage cost is 2.50 per unit for a year. Calculate the economic batch quantity EBQ for the out. Guys, याद रखिएगा EBQ जो है ऑल्दो इट्स अ न्यू टॉपिक इन एफएमए, लेकिन इसमें क्वेश्चन अगर आया भी तो इसी तरीके का इजी क्वेश्चन आता है. इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता. हाँ, क्वेश्चन जो डिफिकल्ट आएगा या ट्रिकी क्वेश्चन जो आएंगे वो ईओक्यू के एंड ईओक्यू विद डिस्काउंट्स आएगा. ईओक्यू विद डिस्काउंट हम इसके बाद डिस्कस करेंगे. तो देखिए गाइस, हमारे पास फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखा हुआ है. 2 × सीओ. सीओ क्या है? सेटअप कॉस्ट. उसने आपको सेटअप कॉस्ट ऑलरेडी दे दी है 2,700 की. तो 2 × 2700 मल्टीप्लाई बाय 10,000. ठीक है, देखें जो ये पोर्शन है 2C0 एंड D. तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा 2 × जो आपका C है वो सेटअप कॉस्ट होगी, दैट इज 2,700 मल्टीप्लाई बाय 10,000 जो आपकी एनुअल डिमांड होगी. ठीक है. CH आपके पास क्या है? उसने आपको ऑलरेडी बता दिया है 2.50. अब इसमें जो मेन चीज है दैट इज आर. आर क्या है? आर होता है एनुअल प्रोडक्शन रेट. ठीक है, तो आर जो आपने कैलकुलेट करना है वो बेसिकली होगा एनुअल प्रोडक्शन रेट. ओके. अब ये एनुअल प्रोडक्शन रेट कैसे कैलकुलेट होता है? आपको उसने बताया हुआ है कि हम पर वीक कितनी प्रोडक्शन करते हैं? 500 यूनिट्स की. और हमारे पास कितने वीक्स हम काम कर रहे हैं? 50. तो दैट मेक्स 25,000. ठीक है. आर मैं दोबारा से बताता हूँ, इट्स द इम्पोर्टेंट पार्ट हेयर. आर एनुअल प्रोडक्शन रेट होता है या एनुअल रिप्लेनिशमेंट रेट होता है. देखिए, आपको एक हफ्ते में 500 यूनिट्स जो है वो आप बना रहे हो. टोटल कितने हफ्ते काम कर रहे हो? 50 वीक्स. तो 500 × 50 करेंगे तो एनुअल प्रोडक्शन आपके पास कैलकुलेट हो जाए. ठीक है. आप इन तमाम चीजों को आप अपने फॉर्मूला में पुट करें, उसका अंडर रूट ले ले तो आपका ईबीक्यू जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा. सो ईबीक्यू इज वेरी इजी. इस पर कुछ ना ज्यादा फोकस करने की आपको जरूरत नहीं है. जो मेन फोकस है दैट इज ईओक्यू एंड ईओक्यू विद डिस्काउंट्स. अब हम आगे फर्दर बात करते हैं और हम बात करते हैं ईओक्यू विद डिस्काउंट. देखिए, ईओक्यू विद डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट ये है कि अभी तक आपने जो भी ईओक्यूज पढ़े हैं वो विदाउट डिस्काउंट्स पढ़े हैं, उसमें कोई डिस्काउंटिंग का सेक्शन एडेड नहीं था. राइट. अब हम इस क्वेश्चन में ये देखेंगे कि भाई अगर हमारा जो सप्लायर है, इफ द सप्लायर ऑफर्स अस अ डिस्काउंट, सो व्हाट विल बी द चेंज इन आवर ईओक्यू एंड वेदर वी शुड एक्सेप्ट द डिस्काउंट और नॉट. तो इसके लिए जो है आपको दो वर्किंग्स करनी पड़ेंगी, कॉरेस्पॉन्डिंग वर्किंग. तो मैं यहाँ पर वर्किंग्स जो है वो करता हूँ. यहाँ पर मैं लिखता हूँ विदाउट डिस्काउंट एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ विद डिस्काउंट. ओके. एंड दरमियान में आई शुड सेपरेट नाउ. नाउ देखिए, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं. A company uses components at the rate of 500 units per month, which are bought in at a cost of $1.20 each from the supplier. It costs $20 each time to place an order, regardless of the quantity ordered. The supplier offers a 5% discount on the purchase price for the ordered quantities of 2,000 items or more. करंट ईओक्यू कितना है? 1,000. यानी विदाउट डिस्काउंट हमें उसने ईओक्यू ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया हुआ है कितना? 1,000 यूनिट्स. हमने ये देखना है कि अच्छा अगर हम विदाउट डिस्काउंट आइटम्स बाय करते हैं, जो 1,000 आइटम्स की वो बात कर रहा है, ये तो ईओक्यू है. हम अगर टोटल आइटम्स सारे के सारे उससे बाय कर लें तो हमारी कॉस्ट क्या होगी, और अगर हम डिस्काउंट ले लें तो हमारी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट क्या होगी. इसमें बेसिकली हमने टैग फाइंड करना है, दैट इज टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट. ओके. एंड आपको मैंने लास्ट टाइम पिछले लेक्चर में बताया था कि टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट का क्या फॉर्मूला है.
उसके लिए सबसे पहले आपने पीसी फाइंड करना है, दैट इज परचेज कॉस्ट। अब परचेज कॉस्ट के लिए देखें, $1.2 का एक यूनिट आपको मिल रहा है, और आप कितने यूनिट्स खरीद रहे हो पर मंथ? 500। लेकिन हमने तो ईओक्यू के केस में एनुअल डिमांड फॉलो करनी होती है, तो मैं इसको 12 से भी मल्टीप्लाई कर। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 5000 जो पर मंथ यूनिट्स हैं उनको पहले 12 से मल्टीप्लाई करके 6000 ले आए, और फिर उन 6000 यूनिट्स को उनकी परचेज प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दे। तो मैंने डायरेक्ट कर दिया, इसका आंसर आ जाएगा 7200। ओके, प्लीज आप लोग भी साथ साथ जो है इसको टैली करते रहे। अब इसके बाद हम बात करते हैं ऑर्डर कॉस्ट की। ऑर्डर कॉस्ट का मैंने आपको फॉर्मूला क्या लिखवाया था? एनुअल डिमांड जो कि 6000 है, डिवाइडेड बाय ईओक्यू मल्टीप्लाई बाय ऑर्डर कॉस्ट। देखिए, हमें 6000 यूनिट्स चाहिए, एक बार में हम सिर्फ 1000 यूनिट्स मंगवा सकते हैं। हमें कितनी बार यूनिट्स मंगवाने पड़ेंगे? 6 टाइम्स 6000 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 20। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 120। फिर हम बात करेंगे होल्डिंग कॉस्ट की। वो कहता है होल्डिंग कॉस्ट 20% ऑफ द परचेज प्राइस है, तो 1.20 का आप 20% ले लें तो दैट इज 0.28। 0.28 कैसे आया? मैंने बेसिकली 1.20 का क्या लिया? 20% ले लिया। ठीक है, अब 0.28 जो आपका आया है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? आपकी एवरेज इन्वेंट्री। एंड मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, तो दैट वाज कि ईओक्यू को आप 2 पे डिवाइड करते हैं, तो आंसर आपका आ जाएगा 120। अब इसका हम टोटल कर लेते हैं, तो दैट विल बी 7440। ठीक है, अब हम यही चीज विद डिस्काउंट करते हैं, तो यहाँ पर विद डिस्काउंट वो कहता है अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आपको एक टाइम पे कितने यूनिट्स ऑर्डर करने पड़ेंगे? 2000 यूनिट्स, विच मीन्स हमारा ईओक्यू क्या हो जाएगा? 2000। यहाँ पर भी हमने टैक्स फाइन करना है। परचेज कॉस्ट की बात करेंगे तो परचेज कॉस्ट हमारे पास कहता है आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा? 5% डिस्काउंट मिलेगा। तो विच मीन्स आप सबसे पहले 1.20 का फाइंड कर ले 95%। 5% डिस्काउंट मिला तो पीछे 95% ही बचती है ना, तो 1.20 का 95 कैलकुलेट किया 1.14, और फिर 1.14 को आप मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ? 6000 यूनिट्स के साथ, क्योंकि फाइनल तो हमने वही चाहिए हमें। तो इसका आंसर आ जाएगा 1.14 मल्टीप्लाई बाय 6000, so 6840। फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट की बात करते हैं, तो इस केस में देखें हमें टोटल 6000 यूनिट्स चाहिए, एक टाइम पे कितने यूनिट्स मंगवा रहे हैं? 2000 यूनिट्स, 2000, और इसको ऑर्डरिंग कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई कर दें, सो दैट इज गोइंग टू बी 60। फिर होल्डिंग कॉस्ट की बारी आ जाएगी। होल्डिंग कॉस्ट किसके 20% है? परचेज प्राइस के। इस बार परचेज प्राइस कितनी है? 1.14। इसका अब आप 20% दे लेंगे, दैट इज 0.23 कर लेते हैं इसको। ठीक है, 0.23 मल्टीप्लाई बाय ईओक्यू कितना है इस बार? 2000 डिवाइडेड बाय 2, सो दैट इज गोइंग टू बी, ये आप कैलकुलेट करें, ये आपके पास आ जाएगा आई बिलीव 228। अब आप इसका टोटल कर लें, सो दैट इज गोइंग टू बी 7128। ओके, तो देखें अब विद डिस्काउंट आपकी कॉस्ट कम आ रही है, विदाउट डिस्काउंट ज्यादा है, दिस मींस वी शैल गो फॉर ईओ विद डिस्काउंट, हमें जाना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज हाउ आपने ईओक्यू विद डिस्काउंट के क्वेश्चंस को जो है वो फॉलो करना है। फिर इस चैप्टर में एक छोटी सी चीज रह गई है जो आपने MA2 में भी पढ़ी है, दैट इज रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी, मिनिमम इन्वेंट्री लेवल एंड मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल। ये कुछ चार आपके कॉन्सेप्ट्स थे जिनके सिर्फ आपने फॉर्मूलाज याद रखते हैं। ठीक है, एंड यू कैन हाईली एक्सपेक्ट कि ये इस लेवल पे इतना ज्यादा टेस्ट नहीं होगा, आया भी तो सिर्फ एक आध क्वेश्चन आ जाएगा। रीऑर्डर लेवल किसे कहते हैं? रीऑर्डर लेवल का मतलब होता है वो लेवल
जिस पर हमने इन्वेंट्री का दोबारा से ऑर्डर जो है वो प्लेस करना होता है। ठीक है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, रीऑर्डर लेवल आपका क्या होता है? रीऑर्डर लेवल का सिंपल मतलब ये है कि आपका वो लेवल जिसमें आपको इन्वेंट्री दोबारा ऑर्डर करनी पड़े। मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, इसका फॉर्मूला क्या है? मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। अब लीड टाइम क्या होता है? याद रखिएगा, लीड टाइम का मतलब होता है टाइम फ्रॉम प्लेसिंग एन ऑर्डर टू रिसीविंग इट। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, लीड टाइम का मतलब होता है टाइम फ्रॉम प्लेसिंग एन ऑर्डर टू रिसीविंग इट। रीऑर्डर क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी हमें ऑर्डर करनी चाहिए, तो ये आपकी ईओक्यू ही कंसिडर होती है। इट इज सेम एज ईओक्यू। ओके। मिनिमम इन्वेंट्री लेवल, मिनिमम इन्वेंट्री लेवल का मतलब होता है वो कम से कम लेवल जो एक बिजनेस अपनी इन्वेंट्री का मेंटेन कर सकता है। मोस्ट केसेस में आपका मिनिमम लेवल जो है वो आपका बफर इन्वेंट्री ही कंसिडर किया जाता है। मिनिमम इन्वेंट्री लेवल कहते हैं कि जब इतना वो लेवल जो एक बिजनेस मेंटेन कर सके, यानी उससे नीचे बिजनेस नहीं अफोर्ड कर सकता। राइट, तो इसका फॉर्मूला जो है वो आपका आ जाता है रीऑर्डर लेवल माइनस मैक्सिमम यूज, yes, maximum usage, sorry, average usage into average data, average usage into average lead time. ओके, एंड मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल हो जाता है रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम, इसको हम यू लिख लेते हैं रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, पहले लिख लेते हैं रीऑर्डर क्वांटिटी, एंड अब माइनस कर लेते हैं मिनिमम यूजेज इनटू मिनिमम लीड टाइम। ओके, तो ये आपके कुछ फॉर्मूलाज थे। अब इन फॉर्मूलाज को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एज इट इज आपको फॉर्मूला याद रखना है, एंड एज इट इज ये क्वेश्चन में अप्लाई होगा। ठीक है, तो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, और यहाँ पर हमारा जो है अकाउंटिंग फॉर जो मटेरियल्स है चैप्टर उसका कंप्लीट हो गया है। दीज वर ऑल द लेक्चर्स, ओके, एंड रिगार्डिंग द प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रैक्टिस ऑफ द क्वेश्चंस जो इस चैप्टर से रिलेट करेंगे, सो आई एम गोइंग टू मेक separate videos for that that will be accessible to the registered students. Okay, और next chapter in the line is accounting for labors. Okay, जिसके इसके बाद lectures जो है मैं आपको provide करूंगा. So until then, take care guys, and have a good day. Bye.